हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, तो उसी तरह से आज फिर आपके लिए एक मॉक टेस्ट हाजिर है। ठीक है, जिसमें जो कि आपका HP GK, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जनरल GK भी रहेगा और हिंदी। ठीक है, ये दो पोर्शन रहेंगे आज आपके। बाकी आपका हर रोज़ जो वो वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। आप हमारे जो वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो ये 3 देशों के साथ लगती है, 4 के साथ, 2 के साथ या 5 के साथ। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा जो ये 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से देश है वो 3? एक तो हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, एक पाकिस्तान हो गया, और एक हो गया चीन, और एक हो गया आपका तिब्बत। ठीक है, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, इन 3 देशों के साथ जो आपके हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, इन 3 देशों के साथ जो वो हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, चीन और तिब्बत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? कांगड़ा है, शिमला है, मनाली है या धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है आपकी, वो है धर्मशाला। ठीक है, तो धर्मशाला जो वो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय फल जो है वो आम है, पालम है, संतरा है या सेब है। तो हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय फल है वो है सेब। ठीक है, सेब। तो सेब जो हिमाचल प्रदेश का राजकीय फल है। तो आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय फल है वो सेब, लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? सतलुज में पाया जाता है, ब्यास में, यमुना में या चिनाब में। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चिनाब में। तो चिनाब नदी जो है वो इसमें हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी नदी है जिसमें सोना पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम, या हिमाचल प्रदेश को जो वो किस नाम से, किसी और नाम से, मतलब किस नाम से भी जाना जाता है, किसी और नाम से वो दूसरा नाम जो मतलब वो उसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो अंगूरों की भूमि के नाम से, वीरों की भूमि के नाम से, देवभूमि के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश को जो आपका वो देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता पृथ्वी को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, मंगल को या सूर्य को। तो जो सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, सूर्य को जन्मदाता जो है वो सौर मंडल का कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसके रूप में किसे जाना जाता है? विस्फोटी तारा के रूप में किस तारे को जाना जाता है? तो उल्का को, धूमकेतु को, सूर्य को या अभिनव को। तो जो अभिनव तारा है, जो अभिनव तारा है, इसको जो वो ब्रह्मांड का विस्फोटी तारे के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को जो वो उसे क्या कहा जाता है, या उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सूर्य के मध्य भाग को समताप मंडल कहा जाता है, वर्ण मंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल या स्थल मंडल। तो सूर्य के जो मध्य भाग है उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य के जो मध्य भाग है उसे कहा जाता है प्रकाश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। कौन सी तारीख को नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है? 21 जून को, 21 मार्च को, 22 दिसंबर को, 21 अप्रैल को। तो 21 जून। ठीक है, 21 जून को जो है वो अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। तो 21 जून जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्यास तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य जो वो किस जिले में स्थित है, ठीक है। क्यास तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य जो किस जिले में स्थित है, चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में। तो आपको बता के देखिए कि कोखन हो गया, कोखन हो गया, कंवर हो गया, क्यास हो गया, तीर्थन हो गया, सैंज हो गया, मनाली हो गया। ये सारे जो वन्य जीव अभयारण्य आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हो गया, ठीक है। कौन कौन से, कोखन, कंवर, क्यास, तीर्थन, सैंज, मनाली, ये सारे आपके जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये था आपका HPG के, ठीक है। अब आपका जो हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो यथासंभव में अपना समास बताना है, ठीक है। और यथासंभव में समास तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा या बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यथासंभव, तो यथा हो गया, प्रति हो गया, निर हो गया, भर हो गया, अनु हो गया, ये सारे उपसर्ग जिसमें लगे होंगे वो समास आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। और जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को क्या कहा जाता है, उस समास को भी अव्ययीभाव समास कहा जाता है। तो यहाँ क्या बोला, यथासंभव में कौन सा समास है, तो यथा आ गया। तो यथासंभव सीधी सी याद रखना, जहाँ पे सबसे वैसे यथासंभव आ गया, प्रतिदिन आ गया, ठीक है, निर्भर हो गया, भरपेट आ गया, अनुकरण आ गया, ठीक है। जिससे ऐसे शब्द बने होंगे और जहाँ पे यथा, प्रति, निर्भर, अनु ये सारे उपसर्ग लगे होंगे वो समास आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आपका, तो यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन लिख लो आप, अव्ययीभाव समास। कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं। तो जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका अग्र स्वर, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मध्य स्वर और एक हो जाएगा आपका पश्च स्वर। कौन सा स्वर, पश्च स्वर। तो जीव के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए आपके। जीव के आधार पर स्वर के 3 भेद हो जाएंगे आपके। तो जो ये आपके जीव के आधार पर स्वर के भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर। नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर। तो नीलांबर, नीला है जो अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर। तो ये क्या बता रहा है, पहले विशेषता बता रहा है अंबर की, अंबर कैसा है, नीला। तो जहाँ भी आपकी विशेषता आ जाए पहले, ठीक है, जहाँ भी पहले आपकी विशेषता आ जाए तो वो समास कौन सा हो जाता है आपका, वो समास आपका हो जाता है कर्मधारय समास, ठीक है। तो नीला यहाँ पे विशेषता है किसकी, अंबर की। नीला है जो अंबर, मतलब नीला है अंबर, पहले ये विशेषता बता रहा है तो समास हो जाएगा आपका कर्मधारय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया किस कार्य का उदाहरण है। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया किस कारण का उदाहरण है, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 विभक्तियाँ यूज हुई है। एक तो ये कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, दूसरा क्या, बच्चे, बच्चे को दूध पिलाया ना तो कर्म को, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को, बच्चे ने, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। तो अगर यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा हो माँ, ठीक है, जहाँ पे अंडरलाइन कर रखा हो माँ तो आप करेंगे कर्ता कारक, लेकिन अंडरलाइन नहीं किया हो तो आप प्रायोरिटी देंगे हमेशा कर्म को। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया तो इसमें जो कारक हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन अगर आपके पास यहाँ माँ, ये माँ न, इसको अंडरलाइन देख कर रखा हो और फिर पूछा गया आपका कि इसमें से आपने जो वो कारक बताना है तो कौन सा कारक होगा, फिर होगा आपका कर्ता कारक होगा फिर, ठीक है। फिर होगा आपका कर्ता कारक। अगर अंडरलाइन कर रखा हो रहा, अंडरलाइन ना करा हो तो आप हमेशा प्रायोरिटी देंगे कर्म को। तो माँ ने बच्चे को दूध पिलाया तो इसमें कारक हो जाएगा आपका कर्म कारक, ठीक है,
कर्म कारक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग भूमि के रचनाकार कौन है। तो रंग भूमि के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, तुलसीदास, कबीरदास, प्रेमचंद। तो रंग भूमि इसके जो रचनाकार है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो वो ये रंग भूमि के रचनाकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 3 भेद होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं। तो कारक के भेद होते हैं 8। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ये हो गए आपके 8 भेद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। आपने इनमें से बताना योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पीला है, घुड़सवार है, लंबोदर है, नाक। अच्छा, नाक और पीला ये तो हो गए रूढ़ शब्द, क्योंकि रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड या भाग जो है वो सार्थक नहीं होता। ठीक है, तो नाक और पीला तो हो गया आपके रूढ़ शब्द। घुड़सवार, घुड़सवार इसमें 2 शब्द बन सकते हैं, एक घोड़ा या दूसरा सवार, घुड़सवार। तो ये तो आ गया आपका यौगिक, ये आ गया आपका यौगिक। तो ये हो जाएगा आपका यौगिक। घुड़सवार में कौन सा शब्द हो गया? यौगिक। अब नेक्स्ट आपका लंबोदर। तो लंबोदर किसको बोला जाता है? तो लंबोदर बोला जाता है श्री गणेश भगवान को। श्री गणेश भगवान को बोला जाता है लंबोदर। अर्थात इस शब्द का अपना कोई मतलब नहीं है, ये किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये समास आपका जो बहुब्रीहि समास में आता है शब्द, वो भी आपका क्या हो जाता है? योग रूढ़ शब्द हो जाता है। तो आपने बताना था कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो लंबोदर जो आपका ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए और ए इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ्य। क्या होता है? कंठोष्ठ्य। बाकी बच गया आपका व और फ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ्य। ठीक है, दंतोष्ठ्य। तो ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट है, ये अपने ध्यान में रखने हैं। पूछा क्या गया आपके ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है कंठ तालव्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ वर्ण। जो थ वर्ण कौन से वर्ग में आता है? तो क वर्ग में आएगा, च वर्ग में आएगा, त वर्ग में आएगा, प वर्ग में आ गया। तो त, थ, द, ध, न ये किस में आते हैं? त वर्ग में। किस में आते हैं? त वर्ग में। त, थ, द, ध, न त वर्ग में आते हैं। और ध्वनियाँ कौन सी है? दंत्य। कौन सी? दंत्य ध्वनियाँ। और वर्ग कौन सा है? त वर्ग। तो थ वर्ण कौन से वर्ग में आता है? थ वर्ण जो आता है आपका, ये आता है आपका त वर्ग में। ठीक है, और प वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग ये आएंगे आपके क वर्ग में। ठीक है, च वर्ग में च, छ, ज, झ, अण्य ये किस में आएंगे आपके? ये आएंगे आपके च वर्ग में। ये च वर्ग में, फिर क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, फिर क्या आता है आपका? प वर्ग। तो प वर्ग में क्या क्या आता है? प, फ, व, भ, ये पेट फटा हुआ भ और म ये किस में आ गया आपका? प वर्ग। फिर त वर्ग भी हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका ट वर्ग। ट वर्ग में क्या क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, अण ये आते हैं आपके ट वर्ग में। ठीक है, और ध्वनियाँ कौन सी होती है ट वर्ग की? मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। और प वर्ग की ध्वनियाँ कैसी होती हैं? ओष्ठ्य ध्वनियाँ होती है। और आपके त वर्ग की दंत्य, क वर्ग की कैसी होती है? कंठ्य। और च वर्ग की तालव्य।
तो ये थे आपका इसकी एक्सप्लेनेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण या संप्रदान। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब अलगाव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब पत्ते अलग हो रहे हैं ना, तो अलगाव के लिए, भय के लिए और तुलना के लिए, इन चीज़ों तीनों चीज़ों के लिए आपको बता रखा है कि कौन सा कारक यूज़ होता है आपका अपादान कारक जो वो यूज़ होता है, ठीक है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो मतलब ये पेड़ है, ये पेड़ है आपका, इससे पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं, यहाँ पड़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं इससे। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है? अलगाव की कंडीशन बन रही है। तो कारक कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आपका स्कोर कितना रहा 20 में से आउट ऑफ? अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।